we have discussed about preposition of time in the previous class. Today we will discuss about the preposition of place. आज हम preposition of place की बात करेंगे. Preposition of place ये क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, preposition संज्ञा या सर्वनाम के स्थिति को बताने के लिए उपयोग में लाया जाता है. अब ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ये स्थान को, वह संज्ञा जो है या वह सर्वनाम जो है, द नाउन और अ प्रोनाउन, वह किस स्थिति में है, किस स्थान में है, वह कैसे है, इन सब चीजों को बताने के लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का इस्तेमाल करते हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुछ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें कि मोस्ट कॉमन कौन कौन से हैं? इन, ऑन, एट. इन, ऑन और एट. ये बहुत कॉमनली दोनों ही प्रीपोजिशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इन और एट के प्रयोग के लिए. इन और एट का प्रयोग, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है जब हम इन और एट का उपयोग करते हैं. इन का प्रयोग जब हम मे के अर्थ में करते हैं तब हम बड़े स्थानों जैसे महानगर, राज्य, देश, शहर, इन स्थानों के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं, जबकि एट का प्रयोग गांव, मोहल्ला, शहर आदि इनके लिए किया जाता है. जब कहने का अर्थ यह है कि जब हम बड़े स्थान के बारे में बात कर रहे होते हैं, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि कोई भी स्थान कभी कभी बड़ा हो जाता है स्वयं में, कभी कभी वही अगर तुलना में आ जाए तो वह छोटा हो जाता है. जैसे आई लिव इन मुंबई, अभी मुंबई अपने आप में बड़ा स्थान है. आई लिव इन इंडिया, शी लिव्स इन बिलासपुर. तो हम बड़े स्थान के बारे में बात करते हैं तब हम इन का प्रयोग करते हैं. परंतु जब बड़े स्थानों के साथ छोटे स्थानों का प्रयोग हो तो बड़े के पहले इन और छोटे के पहले एट का प्रयोग करेंगे. आई बात समझ में? बड़े के पहले इन, जैसे आई लिव इन इंडिया एंड एट बिलासपुर. जब हमने बोला आई, देखिए यहां पे हमने बोला था शी लिव्स इन बिलासपुर, तो वहां पे बिलासपुर बड़ा था तो हमने वहां पे इन लगा दिया, लेकिन वही बिलासपुर इंडिया के सामने छोटा हो गया तो हमने उसके सामने इन लगा, एट लगा दिया, और बड़े के सामने इन लगा दिया. अब ही लिव्स इन बिलासपुर एट अकलतरा. जब हम अकलतरा और बिलासपुर की तुलना किए तो बिलासपुर बड़ा हो गया, अकलतरा छोटा हो गया, तो हमने बिलासपुर के पहले इन और अकलतरा के पहले एट लगा दिया. अच्छा, इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ी तो नहीं है? ही लिव इन बिलासपुर एट अकलतरा में है सर, एस लगेगा. बहुत सुंदर, लीव की बात, ठीक, लीव से हो जाएगा. वेरी गुड. इसमें उसमें भी ठीक, वेरी गुड. ये आप लोग के लिए छोड़ के रखा था मैं. टेंस जब हम अकेले विलेज का इस्तेमाल करते हैं, जब हम अकेले विलेज का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जब हम कहते हैं आई लिव इन विलेज, तो वहां पे हम इन का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन अगर हम उस विलेज का नाम रख दिए तो फिर हम एट का इस्तेमाल करेंगे. जैसे आई लिव एट हरदी. अगर हम बोल रहे हैं केवल कि मैं गांव में रहता हूं तो आई लिव इन विलेज बोलेंगे.
लेकिन जैसे ही हम उस गांव का नाम रख दिए तो हम वहां पे एट लगा देंगे। आई बात समझ में? इन और एट में कोई समस्या? इनका एक और प्रयोग देखिए, जब हम किसी परमानेंट एक्शन की बात करते हैं जो हम हमेशा करते हैं, तो फिर हम उस नाउन के सामने इन का प्रयोग करेंगे। जैसे शी इज इन अ जॉब, वह नौकरी में है, वह आर्मी में काम करता है। तब हम अगर किसी परमानेंट एक्शन के बारे में बात करें तो हम वहां पर इन का प्रयोग। जब हम किसी चीज को किसी चीज के अंदर में होने का भाव बता रहे हो, अब किस प्रकार का अंदर देखिए, में या के अंदर के लिए जब हम किसी चीज का प्रयोग करते हैं तो हम इन का प्रयोग करें। इन द न्यूज पेपर, आई हैव रीड इन द न्यूज पेपर। तुमने क्या बताया? मैं अखबार में पढ़ा हूं। तो अब बोलोगे सर वो जो अखबार में जो अक्षर होते हैं वो तो अखबार के ऊपर होते हैं, तो उसमें ऑन क्यों नहीं लगाते? तो यहां पे जब हम उसके अंदर की में की बात कर रहे हैं तो हम वहां पर इन का प्रयोग करेंगे। जैसे इन अ हाउस, इन अ कार, इन अ बैग, इन अ ड्रॉर, ये तो समझ में आते हैं। लेकिन इन द न्यूज़पेपर, इन द बेड, जब हम बेड में जाते हैं तो इन द बेड की बात करते हैं। आई स्लीप इन द बेड, ऑन द बेड नहीं बोलते। ठीक है ना? इनको ये अपवाद के रूप में इनको ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एट का एक प्रयोग और देख लीजिए। अगर कोई चीज निश्चित बिंदु में हो, भले ही वो कोई बड़ा स्थान क्यों ना हो, तब हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम बताओगे कि मैं एयरपोर्ट में हूं, तब तुम वहां पे बोलोगे आई एम इन एयरपोर्ट नहीं बोलोगे, आई एम एट एयरपोर्ट बोलोगे। आई एम स्टैंडिंग इन द डोर या ऑन द डोर नहीं, आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, मैं दरवाजे में खड़ा हूं। आई बात समझ में? अब इन और एट में कोई समस्या आप लोगों को? ये आप समझ लीजिए, एट का मतलब सीधा सीधा जब भी आपके वाक्य का भाव किसी निश्चित बिंदु की तरफ इशारा कर रहा हो, जब आप उसको तो आप खुद समझ पाओगे जब बोलोगे तो, लेकिन जब पढ़ते रहो तब इसका ध्यान रखिएगा। अगर एट का इस्तेमाल किया गया है मतलब वह एक निश्चित बिंदु है, और जब आप उसको वर्बली यूज करोगे, बोलने के लिए इस्तेमाल करोगे, तो आप पाओगे कि वह क्या है। जब आप निश्चित बिंदु में हो तब आप एट का प्रयोग कर रहे हो। ठीक है? अब हम कुछ अलग अलग प्रकार के प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज था इन, ऑन और एट, तो उसमें से इन और एट के बारे में हमने जान लिया। अब ये ऑन क्या है? ये ऑन को देखिए आप यहां पर, ऑन ऑन ऑन, जब कोई चीज किसी चीज से जुड़ी हुई हो, जब कोई चीज किसी चीज से जुड़ी हुई हो, लेकिन उस पर ध्यान रखिएगा कि वहां पे हम किसी चीज से साथ उसका तुलना नहीं कर रहे हैं। अब इसको तुलना के बाद हम जब अबव में आएंगे तब हम तुलना के रूप में बात करेंगे। जब कोई चीज किसी चीज से जुड़ी हुई हो तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉटल इज ऑन द टेबल, वो बोतल कहां पे रखी हुई है? देखिए यहाँ पे, ये है ऑन। टेबल के ऊपर। ये है ऑन, देखिए ये ऑन की स्थिति है, दिखा? यस। द बॉटल इज ऑन द टेबल। और यह दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कोई चीज और किसी चीज से ऊपर और उसे छू रही हो। अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर में हो और उसको उसके साथ उसका संबंध टच हो रही हो, टेबल के ऊपर, तभी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑन द टेबल, ऑन द वॉल,
कहीं बोलते ना दीवार में पिक्चर है, हमने ये पिक्चर दीवार में रखी है, तब हम ऑन द वॉल की बात करेंगे। Yes, sir. ऑन द डेस्क, स्माइल ऑन हिज फेस, स्माइल ऑन हिज फेस। देखिए यहाँ पे स्माइल जो है उसके चेहरे से जुड़ा हुआ है। जब इस प्रकार का भाव हमारे मन में आए तब हम ऑन का उपयोग करते हैं। यहीं पे एक चीज आपको और बता दूं, यात्रा के कुछ तरीकों को दिखाने के लिए भी ऑन का उपयोग किया जाता है। जैसे आई लव ट्रेवलिंग ऑन ट्रेन्स, ऑन बस, ऑन अ प्लेन। जब हम किसी यात्रा के साधन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ट्रेन के अंदर बैठ के जरूर सफर करते हैं, लेकिन हम आई ट्रेवल्ड इन ट्रेन नहीं बोलेंगे, ऑन ट्रेन बोलेंगे। ठीक है ना, इस बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे हम कोई प्रोग्राम टीवी पे देख रहे होते हैं, रेडियो पे सुन रहे होते हैं, तो वो जो जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है कहाँ? अभी हमने जाना कि हम के अंदर के लिए इन का प्रयोग करते हैं, तो वो प्रोग्राम तो टीवी के अंदर है, वो आवाज तो रेडियो के अंदर है, तो हमको इन टीवी इन रेडियो इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, हम वहां पर ऑन का इस्तेमाल करेंगे। आई वॉच दिस प्रोग्राम ऑन टीवी, आई हर्ड दिस न्यूज ऑन द रेडियो। यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल किया जाएगा जब भी हम किसी श्रवण साधन का या दृश्य साधन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे मजेदार 2-3 प्रीपोजिशंस होते हैं, जैसे अंडर, बिलो, ओवर, अबव। अंडर बिलो दोनों का मतलब होता है के नीचे, ओवर अबव दोनों का मतलब होता है के ऊपर। अब अंडर और बिलो में क्या अंतर है, आप इस पिक्चर को देखिए। अंडर मतलब है कि कोई वस्तु नीचे और लेकिन वह जुड़ा हुआ। अंडर का मतलब है कि वह वस्तु जिस वस्तु के बारे में हम बात करें, जैसे द बॉल इज अंडर द बॉक्स। जब बॉल को हम अंडर द बॉक्स होने का बात कर रहे हैं तो वह सीधे सीधे उसके नीचे है। अंडर मतलब है कि कोई जिस वस्तु वस्तु के नीचे हम जिस वस्तु के अंडर होने की बात कर रहे हैं वह उससे बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। ये बात समझ में? लेकिन जब हम वह जुड़ा हुआ तो बिलो का मतलब हो जाता है वह उससे बहुत ज्यादा नीचे है, से ऊपर हो। द प्लेन इज जस्ट बिलो द क्लाउड। अब क्या बोले, प्लेन क्लाउड के अंदर में नहीं है, क्योंकि उसने उसको वहां पे घेर के नहीं रखा हुआ है, वह उसके बिलो है। लेकिन द कैट इज अंडर द चेयर, मतलब चेयर से पूरी तरीके से वो घिरी हुई है। ठीक है ना, अंडर और बिलो में इस बात का ध्यान रखिएगा। जब हम किसी चीज से पूरी तरीके से घिरे हुए हो तब हम उसके अंडर हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे उसके बीच में दूरी हो, एक पर्याप्त दूरी। आपको इसमें एक और मैं आपको विजुअल दिखाता हूं, ये देखिए, द डॉग इज अंडर द बोन, ठीक उसके ऊपर में है। ठीक है ना, बट द फायर हाइड्रेंट इज बिलो द ब्लू डॉग। ये ब्लू डॉग के नीचे है, मतलब उससे पर्याप्त दूरी है उसकी। ये है अंडर और बिलो। अब इसी में आप ओवर एंड अबव के ऊपर चले जाइए। जब आपके ठीक ऊपर हो तो हम अबव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ओवर आपको मूवमेंट का भी ध्यान देना पड़ेगा ना। ओवर का मतलब द बॉल इज पासिंग ओवर द बॉक्स, जब उसके ऊपर से गुजर रही हो, मूवमेंट हो रहा हो, तब हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। और जब वो स्थिर हो तो हम
एबव का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट की बात आ जाती है। आई बात समझ में? बता रहा हूँ, ये इतना आसानी से समझ में आने वाली चीज नहीं है। जब कोई वस्तु, जैसे देखिए यहाँ पे ये जो हड्डी है, हड्डी दिख रही है कुत्ते के ऊपर में, आप जूम कर लीजिए ना, उस पोर्शन को अपने मोबाइल में जूम कर लीजिए। जो हड्डी है वो कुत्ते से ठीक ऊपर है और स्थिर है, तो हम एबव का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वही सर एक बार आप बताइए तो। रही हो, जैसे प्लेन इज पासिंग, तो प्लेन की स्थिति क्या है? वो चलायमान है, वो गतिमान है, तब हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। और ब्रिज और प्लेन के बीच में एक पर्याप्त अंतर है। आई बात समझ में? और बिलो के लिए ठीक उसके नीचे, जैसे वी आर स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज, ठीक हम ब्रिज के नीचे में हैं, लेकिन वी आर स्टैंडिंग बिलो द सिटी वॉल, बहुत ऊपर में है हमसे और उससे हम बहुत नीचे में खड़े हुए हैं। हमारे बीच में अगर अंतर है, दोनों वस्तुओं के बीच में, दो नाउन्स के बीच में जब अंतर है, जैसे कि हम नाउन्स के बीच में ही बताते हैं अंडर एबव का अंतर, जब दोनों के बीच में बहुत अंतर है तो हम बिलो का इस्तेमाल करेंगे नीचे के लिए, और अगर दोनों के बीच में अंतर कम है और वो उसे घेरा हुआ है, तब हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। मैं क्या बोला आपको? मैं फिर से आपको इस बात को कोट कर देना चाहूंगा कि ये हमारे स्वयं की परिस्थिति को ध्यान में रखकर इस्तेमाल में किए जाने वाले शब्द होते हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण ध्यान होता है कि हम इसे इस्तेमाल करने, जब हम समझने के लिए कैसे इस्तेमाल करें, जब हम इसे देखें कि द बॉय स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज, तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि उस ब्रिज की दूरी जो है, वो ब्रिज बहुत बड़ा नहीं है, वो उससे ठीक ऊपर में है। लेकिन द बॉय इज स्टैंडिंग बिलो द ब्रिज, मतलब वो ब्रिज उससे बहुत ऊपर में है। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, कुटी घाट का पुल और अरपा नदी का पुल। अब यहां पे अबव और ओवर के लिए भी समझ लीजिए, आप एक मान लीजिए मिलेंद्र ब्रिज के ऊपर खड़ा है और तरुण ब्रिज के नीचे खड़ा है, तो हम दोनों के बीच में संबंध कैसे बताएंगे? देखिएगा, आप समझिएगा इसी से ना। मिलेंद्र इज स्टैंडिंग अबव द तरुण इन द ब्रिज, ऑन द ब्रिज, सॉरी, ठीक है ना? मतलब क्या बता रहे? तरुण खड़ा है, तरुण अगर खड़ा है, स्थिर है, तो हम अबव बोलेंगे, ठीक है? लेकिन वहीं पे तरुण चल रहा है, वो ब्रिज को पार कर रहा है, तब वह ओवर हो जाएगा। अगर उसमें गति है तो वो ओवर हो जाएगा, और अगर वो स्थायी है तो वह अबव हो जाएगा। क्लियर? ठीक, अगर गतिमान होगा तो ओवर हो जाएगा, और स्थायी है तो अबव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको मैं एक ऑन और अबव के लिए भी आपको मैं एक विजुअल दिखा देता हूं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ओवर हो जाए, ऊपर या किसी से ऊंचा, कभी कभी एक चीज दूसरे चीज को कवर करते यस सर। ये दो लाइन सर आपको अगर दिख रही है? गतिमान होगा तो ओवर होगा। बॉल के पहले दो लाइन दिख रही है ना? वो दो लाइन बता रही है कि वो गेंद उसके ऊपर से गुजर रही है। हाँ, जब वो उसके ऊपर से गुजर रही है तो वो ओवर हो जाएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पे, इस फोटो को देखिए, आपको इस फोटो से ये ओवर है, अच्छे समझ में ओवर। देखिए, अब यहाँ पे अगर आप पिलो के लिए बात करेंगे, पिलो तकिया जो है, तो क्या बोलेंगे? द पिलो इज ऑन द सोफा। यस सर। ठीक है ना, क्योंकि वह सोफे के ऊपर में रखा हुआ है। लेकिन जब मतलब आप ओवर। चित्र के बारे में बात करेंगे, तो दीवार में टंगी हुई है,
वो अगर देखिए नहीं देखिए, अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी ना। इसको और बड़ा करता हूँ 1 मिनट, इसको बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी इससे। जब वो होगा तो इससे ऑन और एबव के बहुत से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। अब ठीक से दिखाए पिक्चर? जी सर। हाँ, अब देखिए, अब अपन लोग इसमें थोड़ा सा ऑन और एबव का डिस्कस। अगर हम पिलो और सोफे के बीच में संबंध कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? द पिलो इज ऑन द सोफा। वो तकिया जो है वो सोफे above, पे रखा है, ठीक है ना। जब हम उस पेंटिंग के बारे में बात करेंगे जो पेंटिंग ऊपर में लगी हुई है, और सोफा और उस पेंटिंग के बीच में संबंध रखेंगे तो क्या बोलेंगे? द पेंटिंग इज एबव सोफा। जी सर। क्योंकि वो उसके ऊपर है और स्थिर है। लेकिन वहीं पे फिर हम पेंटिंग और दीवार के बीच में संबंध रखेंगे तो क्या बोलेंगे? बताइए। दीवार और पेंटिंग के बीच में क्या संबंध होगा? हम्म? हाँ, द पेंटिंग इज ऑन द, बोल दो ना, हिंदी ही में बोल दो ना, नहीं समझ में आ रहा है अंग्रेजी तो हिंदी बोल दो, हमको तो अभी प्रीपोजिशन से मतलब है। हाँ, द प्रीपोजिशन, सॉरी द पेंटिंग इज ओवर हो द पेंटिंग इज ऑन द वॉल, ऑन द वॉल above the sofa। ठीक है ना, ऑन द वॉल above the sofa। जब हम दीवार के साथ उसका संबंध स्थापित किए तो वो ऑन हो गया क्योंकि वो उससे जुड़ी हुई है। जब हम सोफा के साथ संबंध स्थापित किए तो वो उससे, हाँ, उससे ठीक ऊपर में है लेकिन स्थायी है। और वहीं पे यहाँ पे एक, अब इस गेंद को उस सोफा करते मान लिया जाए तो ओवर हो जाता तो ओवर हो जाता। तो आपको ओवर, अंडर, बिलो, एबव, ऑन, इनमें अब कोई समस्या बची? so सर बिलो को क्या बताएं? बिलो का मतलब होता है एक पर्याप्त दूरी होनी चाहिए दोनों वस्तुओं के बीच में। above, ये देखो, ये है बिलो। yes sir, अंडर मतलब वो उससे ठीक नीचे होना चाहिए और बिलो मतलब उन दोनों के बीच में एक पर्याप्त तो दूरी होनी ओवर हो जाता। अब ठीक नीचे का मतलब देखिए, जैसे यहाँ पे द कैट इज अंडर द चेयर, जरूरी नहीं है कि वो चेयर से जुड़ी हुई हो। अंडर द बेड मतलब यहाँ पे भाव आता है कि जिस चीज, सर बिलो को क्या बताएं? अंडर, एबव, ओवर, ऑन, ये सारी चीजें दो चीजों की तुलना में इस्तेमाल की जाती है, दो चीजों के अपने अपने स्थिति की तुलना की जाती है। जब हम बोल रहे हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉल एंड द बॉक्स, तब हमारी बात आएगी, हम दोनों के बीच संबंध बता रहे हैं। तो पहला बॉल अंडर द बॉक्स है और पूरी तरीके से कवर किया हुआ है, लेकिन दूसरा बॉल बिलो द बॉक्स है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एक पर्याप्त दूरी दिख रही है। इन फ्रंट ऑफ, इसे देखिए, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, के सामने। जब हम किसी वस्तु को किसी वस्तु के सामने होने का भाव रखते हैं तो हम इन फ्रंट ऑफ बोलते हैं, लेकिन वस्तु, ठीक है ना। यहीं पे अगर यह सेब किसी व्यक्ति के सामने आता तो क्या बोलते? बिफोर, तब हम उसको बिफोर के रूप में इस्तेमाल करते। बिहाइंड, यही उसके पीछे हो जाता तो बिहाइंड हो जाता। सामने हो गया तो इन फ्रंट ऑफ हो गया, ठीक है ना। बिटवीन, बिटवीन और एमंग, अब ये यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए, आपको इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, अंडर, बिलो, बिसाइड, ये तीनों का एक बेहतरीन नमूना देखने को मिलेगा। है तो ठीक उसके ऊपर, एबव है तो ऊपर लेकिन स्थाई, ओवर है
तो उसके ऊपर से गुजर रहा है, वो बिहाइंड हो जाता। ठीक है ना। इन फ्रंट ऑफ मतलब और उसके उसके सामने, ऊपर होता तो बिसाइड मतलब उसके बगल में, ठीक बगल में, बिलो मतलब ऑन उसके हो जाता, पर्याप्त नीचे, अंडर मतलब उसके ठीक नीचे, बीच बिहाइंड में। मतलब उसके पीछे। ये 3D नहीं है, इसीलिए आपको ये बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ में उसको थोड़ा दिखाया नहीं है। आई बात समझ में इसको देख के। ऑन मतलब उसके ठीक ऊपर, उससे जुड़ी हुई हो। एबव मतलब उसके ऊपर हो और स्थायी हो। ओवर मतलब वह उसके ऊपर से गुजर रहा हो, गतिमान हो। इन फ्रंट ऑफ ठीक सामने, बिहाइंड ठीक पीछे, बिसाइड ठीक बगल में, बिलो मतलब दोनों वस्तुओं के बीच में एक पर्याप्त अंतर है, अंडर दोनों वस्तुओं के बीच में अंतर नहीं है। ये नीचे है। हाँ, इसमें और अगर आपको कोई समस्या हो रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप आराम से सोचिए और प्रश्न कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर बिटवीन होता तो बीच। बिटवीन का मतलब होता है दो लोगों के बीच। जब दो चीजों या दो लोगों की बात कर रहे हो तो हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। बिटवीन का इस्तेमाल कब करते हैं हम? हाँ, दो लोगों के लिए, केवल दो से अधिक नहीं, क्योंकि अगर दो से अधिक हो गए तो फिर वो हो जाएगा एमंग। जब दो चीजों को अलग किया जाए तो हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। जब दो लोगों के बीच में संबंध अलग किया जा रहा हो या दो लोगों के बीच में बात बिटवीन होता की जा तो रही हो बीच। तो हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब दो से अधिक हो जाए तब हम एमंग का इस्तेमाल करते हैं। हेलो। हाँ बेटा, ठीक। तो आई बात समझ में, जब हम दो चीजों की बात कर रहे हो तो हम बिटवीन के बात का उपयोग करते हैं। और अगर जब हम दो या दो से अधिक लोगों के बीच बात कर रहे हो तो हम एमंग का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, एमंग, इन अ ग्रुप। जब हम दो या दो से अधिक लोगों के बीच बात कर, आई एम बिटवीन द राधा एंड श्याम, मैं राधा और श्याम के बीच में हूं, लेकिन आई एम एमंग द क्लास। मैं कक्षा के बीच बैठा हूं, तो आई एम बिटवीन द क्लास नहीं बोलोगे, आई एम एमंग द क्लास बोलोगे। आई बात समझ में। लेकिन जब तुम दो लोगों के अपनी स्थिति बताओगे अगल बगल दो लोगों के बीच में, तो आई एम बिटवीन माई टू फ्रेंड्स, मैं दो लोगों के बीच बैठा हूं। जान लिया अक्रॉस। सर क्लास के अब हम अक्रॉस के बारे में बात करते हैं। अक्रॉस, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जा रहे हो, जैसे हम रोड को एक छोर से दूसरे छोर में पार करते हैं, ब्रिज को एक छोर से दूसरे छोर में पार करते हैं, दो छोर के तरफ में। नदी, एक किनारे से दूसरे किनारे जाना, तो दैट इज कॉल्ड अक्रॉस। आई एम गोइंग अक्रॉस द रिवर, आई एम गोइंग अक्रॉस द रोड। एक छोर से जब दूसरी छोर की तरफ जाते हो तो आप अक्रॉस का इस्तेमाल कर। आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं आई? देखिए, नहीं आएगा ना। ये इनसाइड जो है ये एक पूरी तरीके से कॉन्टेक्चुअल है। आप कक्षा के सामने में खड़े हो, आप क्या पूछते हैं? सर मैं आई कम इन? मैं बोलूंगा यस कम इन, अंदर आ सकता हूं? हाँ अंदर आ जाओ। लेकिन आप वहीं पे प्रिंसिपल सर मिल गए आपको क्या कौन मिल गया? प्रिंसिपल सर मिल गए, तो आपको बोले नहीं, नो यू कांट गो इनसाइड द रूम। आप समझ रहे हो? सर एक बताइए। वो बोलेंगे कि तुम अंदर नहीं जा सकते, मतलब क्योंकि उस समय क्या है, तुम्हारी गति को ध्यान में रखा जाएगा। क्योंकि तुम अंदर, जैसे इनटू, ठीक है तो आ गया इनटू को समझो, आपको समझ में आ जाएगा। इनटू क्या है? इनटू भी एक प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है, गति को बताता है। जब एक चीज गतिमान हो और दूसरी जाके समा रही हो या अपना रूप परिवर्तित कर रही हो,
तब वह इनटू हो जाता है। जैसे बॉटल में पानी, बॉटल में पानी है तो हम क्या बोलेंगे, द वाटर इज इन बॉटल। लेकिन आप एक बॉटल से दूसरे बॉटल में डाल रहे हो या बॉटल से गिलास में पानी को डाल रहे हो तो पानी का रूप बॉटल के शेप से गिलास के शेप में बदल रहा है ना। तो द वाटर इज गोइंग इनटू द ग्लास, क्या हो जाएगा, द वाटर इज गोइंग इनटू द ग्लास। उस ग्लास में पानी जा रहा है, या एक चलायमान, और ये दिखने वाली चलायमान स्थिति है, ये आपको दिख रहा है। आई एम गोइंग इनटू द रूम, दिख रहा है मैं चल रहा हूं, और एक समझिए कंटिन्यूअस टेंस बना रहा है, कंटिन्यूअस टेंस बन रहा है तो आप इनटू का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इनसाइड ये एक संभावना है कि आप जाने वाले थे लेकिन या जा रहे थे, आई एम गोइंग इनसाइड। और खासकर इस्तेमाल किया जाता है निगेटिव सेंटेंसों के साथ में, यू कांट गो इनसाइड, क्योंकि यहाँ पे आप जा नहीं रहे हो, यहाँ पे आपके जाने की संभावना है। जैसे मैंने बोला ना, आप कक्षा के बाहर खड़े हो और प्रिंसिपल, आपने बोला मे आई कम इन, मैं अंदर आऊं, मैंने बोला हाँ कम इन, आ जाओ, या नो नो यू कांट कम इन। लेकिन प्रिंसिपल सर बाहर में मिले तुमको क्या बोलेंगे, क्यों तुम नहीं जा सकते अंदर, तो फिर वो तुमको बोलेंगे यू कांट गो इनसाइड द रूम। यू कांट गो इनटू द रूम नहीं बोलोगे, क्योंकि इनटू बोलोगे तो आपको कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर इनसाइड बोलोगे तो फिर तुमको वहां पे नो यू कांट गो इनसाइड, और वहां पे एक संभावना की तरफ आप भी बोल सकते हो, सर आई वांट टू गो इनसाइड, मैं अंदर जाना चाहता हूं सर। तो ये जो है, सो दैट इज ऑल विथ योर प्रीपोजिशंस। इतना ही आपको जानने की आवश्यकता थी। समय समय पर हम प्रीपोजिशंस के अलग अलग सेंटेंसेस के ऊपर और अलग अलग चर्चा करेंगे, और ज्यादा बेहतर है कि आप कुछ प्रीपोजिशंस इकट्ठा कीजिए और मेरे सामने रखिए, तब हम उसके नियम और कानून और उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, वी विल मीट यस्टरडे, सॉरी वी विल मीट टुमारो।